आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं अमजद बुखारी। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एनालिस्ट मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, इलेक्शन की सरगर्मियाँ किस तरफ जा रही हैं। अभी इंतखाबी सरगर्मियाँ ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं, 5 या 6 घंटे बाकी हैं। उसके बाद क्या होगा, कल का दिन कैसे गुजरेगा, फिर इंतखाबात होंगे, पोलिंग होगी, पोलिंग में क्या होगा, हम आपको इंतखाबी नताइज भी लम्हा पलम्हा रोई की स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंतखाबी सरगर्मियों को, और हम हल्का वाइज भी जायज़ा ले रहे हैं कि किस हल्के में क्या सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल क्या है, उम्मीदवार कौन कौन हैं, पिछले इलेक्शन में कौन कौन उम्मीदवार रहे, और आइंदा जो है वो मंजरनामा क्या होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में हम लोधरा के दोनों हल्के, कौमी असम्बली के हल्के हैं 154 और 155, उनका जायज़ा लेंगे, और उनके साथ साथ वहाँ पर जो सूबाई हल्के हैं 4, उनका भी जायज़ा लेंगे। आपको इस पर तजिया भी देंगे, वहाँ से हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और बाकी सारी सूरत हाल पर भी डिस्कशन होगी। मैं सबसे पहले आपको जो हमारे एनालिस्ट मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है रज़ीउद्दीन रज़ी साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, तजियाकार होने के साथ साथ यहाँ पर सारी सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। उनसे जानेंगे कि उनका तजिया क्या कहता है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं यूसुफ आबिद साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, उनसे भी जानेंगे कि लोधरा के इलेक्शन उन्हें कैसे दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी के वसीम शहजाद, और ख़ास तौर पे वहाँ पर जो सियासी गहमा गहमी है उसके एक सेगमेंट को ये देख भी रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे कि वहाँ इनको क्या होता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। रज़ी साहब, क्या हाल है आपके? आप सुना, इलेक्शन एंजॉय कर रहे हैं आप? इलेक्शन तो एंजॉय जैसा इस दफ़ा हो रहा है कभी भी नहीं हुआ पहले। हाँ, ये चले एक तजर्बा सही नहीं, तजर्बा है, और हर मरतबा नया तजर्बा होता है हमारे यहाँ इलेक्शन में। हम हमेशा जैसे सफ़बंदियाँ नई होती हैं, वैसे इंतज़ामात भी नए होते हैं, इंतज़ामी अमूर भी नए होते हैं, और उसको मैनेज करने वाले भी नए होते हैं। सो ये हमारे यहाँ तो हमेशा से ऐसे ही है, और हमेशा से हम इसके आदी हो चुके हैं, लिहाजा हमें किसी बात पर हैरत भी नहीं होती। सो उसको देख रहे होते हैं। अच्छा, असल बात जो खुशी की बात है वो ये है कि इलेक्शन हो रहा है, जो सबसे बड़ी बात है। इसमें सबसे अहम बात यही है कि इलेक्शन, अहम बात और अच्छी बात यह है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, वो भी मुद्दत पूरी कर रही हैं, 3 असेंबलियां हैं जो मुद्दत पूरी कर रही हैं। बात है ना जी, ये मस्बत बात है। तो और उसमें फिर जो एक कहते हैं कि इलेक्शन का एक प्रोसेस जो है उसकी खूबी ये है कि उसमें से कुछ और चीज़ें फिर निकल रही होती हैं, वो चीज़ों को आगे लेके जा रही होती हैं। हम जमहूरियत को जितना भी बुरा भला कहें, हमें आदत पड़ गई है जमहूरियत को बुरा, रास्ता यही है, रास्ता यही है, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। यूसुफ आबिद साहब, ये देखे ना, अगर इलेक्शन जो भी है इस पर तनकीद अपनी जगह पर, और सियासी जमातों की तरफ से रिजर्वेशन अपनी जगह पर, फिर भी वोटर पर तो कोई कदगर नहीं है ना कि आप वोट देने ना जाए जी, फलां पार्टी का उम्मीदवार या वोटर जो है वो वोट डालने के लिए ना जाए। वोटर तो आज़ाद हैं, जाके वोट डालें, अपनी मर्जी का वोट डालें, जिधर डालना चाहते हैं डालें। आगे बढ़ने का रास्ता तो यही है। वो कहते हैं ना जी कि जब आप पर्ची पर मोहर लगा रहे होते हैं तो वो जो एक बॉक्स है, स्क्रीन है आपके पास, उस पर जो है वो उसके पीछे जब आप जाते हैं तो या आप होते हैं, या वो जिसके आप मानने वाले हैं, या तीसरा आपका ज़मीर है। वहाँ पर तो कोई दबाव नहीं होता, वहाँ कोई ना देखने वाला है, ना कोई आपको पूछने वाला है। वैसे वो लोग जो है उसकी स्कैनिंग भी कहते हैं कि जी लेके आए, वैसे तो पाबंदी है मोबाइल ले जाने पर, लेकिन हमने पिछला इलेक्शन भी देखा है, काम भी हो जाता है। वो पिछला इलेक्शन भी हमने देखा कि लोग जो है वो कहते थे कि जी मोबाइल पर पाबंदी है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी की तरफ से जो है मोबाइल पर कोई पाबंदी नहीं की गई। लेकिन यह है कि कुछ लोग थे जिन्होंने ज़ाहिर है वोट अपना, कुछ बहुत लोग शौकीन भी होते हैं कि अपना बैलेट पेपर जो है वो बाद में उन्होंने टिकटॉक पर भी जारी कर दिया, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। ताम ये है कि वोटर तो आज़ाद है, और वोटर जो है वो इस बात पर खुश भी है, कम से कम शहरों का जो वोटर है और या दही इलाके का जो बाशऊर वोटर है वो वोट डालने पर खुश है कि हम जो है हमें हमारा हक दिया गया कि मेरे एक वोट से क्या होगा, मेरा वोट मैं डालूँ ना डालूँ, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होता है। देखिए, ये सिर्फ वही शऊरी बात है कि आप लोग समझेंगे यार मेरे होने से या ना होने से क्या होगा। कि जैसे घर का एक फ़र्द है, आप ये समझेंगे अगर आपके घर का एक फ़र्द कम हो जाए तो आपको कैसा लगेगा कि एक शख्स के ना होने से आपकी ज़िंदगी पर, आपके ख़ानदान पर क्या असर पड़ता है। तो यही हम अगर मुल्क के लिए सोच लें कि हमारा वोट जो है हमारे मुस्तक़बिल पर किस तरह असर डालेगा। 24 करोड़ बंदा है, एक बंदे ने वोट ना दिया तो क्या होगा, यही सोच के जो है आधे घर बैठ जाते हैं। आधे घर क्यों बैठ जाते हैं वसीम साहब? देखिए सर, पहले इस तरह होता था कि बुलाया जाता था पॉलिटिशियंस को, और किसी के खिलाफ जो है वो बात बर्दाश्त नहीं की जाती थी। अब हम देखते हैं कि वोटर्स एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अब नौजवान नस्ल के अंदर मौजूद है। अब सबको अपने घरों में बुला के दावत भी दी जाती है, उनकी बात भी सुनी जाती है। वो जो एक लड़ाइयों का कॉन्सेप्ट पहले हुआ करता था
वो अब किसी लेवल पे जाके मैं बदलता समझता जा हूँ रहा है। कम हो रहा है, क्योंकि हम फील्ड में होते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो हरफ आखिर जो चीज़ समझी जाती थी किसी पार्टी के साथ मोहब्बत का, अगर दादाजी दे रहे हैं तो सारी बरादरी वहाँ वोट देगी, अब वो घरों के अंदर एक चेंज ही हो घर गया। में इतनी तकसीम है, अब चेंज हो गया। हाँ, अब आपके वालिद साहब का अगर किसी साइड पे रुझान है और वालिदा का कहीं और है तो बच्चों की सोच और है। अब ना तो उस तरीके से वो लिमिटेशंस रही कि उनको जो है वो बाउंड किया जा सके। जहां वोटर्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं वह रिस्पेक्ट तो अपनी जगह पे मौजूद ठीक है, है, ठीक है। लेकिन होना रजीब चाहिए। साहब ये बताइएगा कि ये वसीम साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है कि घर में अगर 4 अफराद हैं तो चारों तकसीम हुए हैं और गुथम गुथा भी हुए हैं इस मसले नहीं, वो चारों तकसीम, अच्छा ये जो तकसीम का अमल है ना, ये हमेशा से है, वैसे अब ज़्यादा हो गया लेकिन ये हमेशा से है। और मैं ये जानता हूँ कि हम अपने बचपन से जो इलेक्शन देख रहे हैं उसमें हमने ये डिवीजन हमेशा देखी और अब ज़्यादा हो गई। लेकिन मुझे याद है कि हमारे बुज़ुर्गों का एक अपना नुक्ता नज़र होता था इलेक्शन के हवाले से। वो थोपने की कोशिश करते थे नहीं, बच्चों वो पर थोपने कि की आपने कोशिश ऐसे ही नहीं, करना वो है। थोपने की कोशिश नहीं करते थे। और वो उनका, लेकिन वो एक जब राय का इजहार कर रहे होते थे, अच्छा, वो तो आप वो जिस- एक प्रिवेल कर रही होती थी जिस कि दौर की ये बात कर रहे हैं उस वक्त जो है वो विंग्स का भी मामला था ना जी, दाएं और बाएं बाजू की सियासत वो भी थी। वो इस वजह से हमने जो असरअंदाज इलेक्शन होती थी। देखना शुरू किया अपने होश में, जो मैंने इलेक्शन देखा वो 77 का पहला इलेक्शन था। हाँ। और उस वक्त इंतखाब हल चलेगा वाली एक मुहिम थी, PNA का मुकाबला था ठीक है। भुट्टो साहब के साथ। सो हमने उस ज़माने में, हमारे बुज़ुर्ग जो थे हमारे घर में, वो एक मजहबी घराना था और वो बुज़ुर्ग हमारे जो थे वो ज़ाहिर है असरअंदाज होते थे। वो असरअंदाज इस तरह नहीं होते थे, लेकिन वो एक उनकी राय की अहमियत उनकी तो राय की अहमियत होती थी। वो हम तक मैसेज पहुंच जाता था। वो मैसेज, और आप फॉलो करते थे। और हम अब फॉलो तो- नहीं करते, हम फॉलो नहीं करते थे। नहीं करते थे? हम फॉलो नहीं करते थे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि नई नस्ल और पुरानी नस्ल का ये हमेशा से रहा है। ठीक है। एक क्लैश रहा है, अब वो ज्यादा हो गया। और उसके बाद पिछले इलेक्शन जो हुए उसमें ये कुछ और ज्यादा हुआ। फिर हमने अपने घरों में बहुत सारी डिवीजन देखी। मेरे बच्चों ने पिछले इलेक्शन में और वोट डाला था। वो जाहिर है वो इमरान खान का एक करिश्मा चल रहा था, और लेकिन मैंने उन पर राय मुसल्लत नहीं की थी। मुझे पता था कि बच्चे जो है वो इमरान खान को वोट दे रहे हैं। PTI के बानी PTI। किसी ठीक हवाले है। से सर अच्छा, देखें ना कितना ये दुनिया जो होगा। आप सब, मैं आता हूँ वसीम साहब आपकी तरफ। ये बताइएगा कि आप क्या फोर्सी कर रहे हैं इस दफ़ा, टर्न ओवर अच्छा रहेगा या ये ज़ाहिर है कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन अंदाजे क्या है? अंदाज़ा यही है, देखिए जी, पाकिस्तान में तो सूरत हाल ये है कि हमेशा ही जो टर्न आउट है वो 50 से 55% के दरमियान रहता है, जो मेरा ख्याल में एक आइडियल जो है वो टर्न आउट नहीं कहा जा सकता। कि पिछली दफ़ा भी जिस तरह जो पुरसरकरार जमात थी PTI, वो कहती थी कि हम पूरे मुल्क की जो है वो नुमाइंदा जमात है, और अगर इलेक्शन रिजल्ट्स देखे जाएं तो उस जमात ने जो है वो कमोबेश मुल्क में 4 करोड़ वोट लिए थे, और उस वक्त अहल वोटर्स की तादाद जो थी वो 11 करोड़ थी। तो और मुल्क की आबादी जो है वो तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब ठीक है ना? ये लोगों का डिस्ट्रस्ट है सिस्टम पर, या लोग बॉदर नहीं करते कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, छुट्टी मनाएं, एंजॉय करें, या कहीं सिस्टम में बैरियर्स हैं जिसकी वजह से वो बाहर निकल नहीं पाते? सिस्टम में बैरियर्स ये है कि लोगों की सोच भी है। अब 2018 तक जो है हम ये देखते थे कि यूथ जो है ना वो इस वोट डालने के अमल में शरीक नहीं होती थी, वो लाउबाली थी या ये इस वोट की अहमियत को नहीं समझती थी, और बेशतर जो बुज़ुर्ग लोग थे वो भी वोट देने से कतराते थे, या नौजवान जो थे वो ये समझते थे कि अब बुज़ुर्गों को किस तरह पोलिंग स्टेशनों पर लेकर जाएं। तो ये वजूहात जो है ना वो वोट टर्नआउट के कम होने की वजह बनती है। लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि ठीक है, टाइम शॉर्ट है, हम जी, हल्के की तरफ आते हैं जी, हल्के पे बात करते हैं। ये बताइएगा वसीम, आप ये N154 155 की बात करते हैं, यहाँ पर 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एक अब्दुर्रहमान खान कांजू, उनका खानदान बड़े अरसे से सियासत कर रहे हैं और इन है, और 154 में आप देखते हैं कि अब्दुर्रहमान खान कांजू जो है वो अभी भी उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से, बिल्कुल और पिछली दफ़ा भी उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट से ये इलेक्शन जीता, और इसी हल्के से इससे पिछला इलेक्शन अख्तर खान कांजू ने इसी नून के टिकट से जीता। तो ऐसे लगता है कि, और अगर उससे पिछला इलेक्शन चले जाएं तो अख्तर खान कांजू ने इंडिपेंडेंट ये इलेक्शन जीता। तो कांजू जो है वो इस हल्के से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसी के साथ मैं NA 155 की बात करूं तो NA 155 154 को पहले देख लेते हैं। 154 154 में
अब्दुर्रहमान एक तो कांजू साहबान जो है वो इसमें मजबूत और डोमिनेट करते नजर आते हैं साहब का इलेक्शन अगर देखा जाए, और दूसरा ये है कि इसका एक पहलू ये है कि मुस्लिम लीग नून भी यहाँ कोई थोड़ी सी स्ट्रांग नजर आती है, अगर आप इसको जरा लेकिन ये भी आप नहीं कह सकते राना फराज नून की अगर हम बात करें तो इनका भी थोड़ा सा मजबूत होल्ड है, लेकिन इनके मुकाबले में कम है अब्दुर्रहमान कांजू और अख्तर खान कांजू की अगर उस लेवल की बात करें। इस पे अख्तर खान कांजू जो है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। बिल्कुल, अच्छा, उन्होंने कागज जमा करवाए, कागज उनके मौजूद हैं, लेकिन वो खामोश होकर बैठ गए हैं। बिल्कुल, और वो सपोर्ट नहीं कर रहे। अख्तर खान कांजू जो है ये था कि वो पीटीआई के उम्मीदवार राना फराज नून को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। तो इस वक्त जो है वो टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है इलेक्शन जो है। ये जितना भी इस NA 154 की बात करें सिर्फ पॉपुलेशन के हवाले से तो ये बहुत बड़ा एरिया है और ऐसी सूरत हाल के अंदर गुज़िश्ता एक ख़ास अरसे से हम देख रहे हैं 13 की हो, 18 का हो या इससे पीछे 10 या 8 का, ये कांजू ग्रुप जो है वो इस हवाले से ज़्यादा हमें इनेक्शन जो है वो दिखाई ठीक है, मजीद इस पे बात करते हैं। रईस साहब, आप जरा इस हल्के पे कमेंट करना चाहेंगे 154 पे कि ये कांजू साहब जो है वो छाए हुए लगते हैं। छाए हुए लगते हैं, लेकिन इसमें जो एक आपने अख्तर कांजू साहब की बात की है, वो अगर खामोश भी हो जाएं, मेरा ख्याल है, एक तो मामू भांजा हैं, बिरादरी का एक उसमें शामिल हो जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ कांजू मेरा ये ख्याल है कि वो कांजू साहब, अख्तर कांजू अगर आज़ाद उम्मीदवार हैं और वो वहाँ से खामोश हो जाते हैं, इसके बावजूद वो बिरादरी का वोट जो है वो कहीं तकसीम होगा। अच्छा, वो खामोशी जो है वो प्रेशर पर भी हो जाती होती है, ख़ानदानी दबाव भी आ जाते होते हैं। और दूसरा जो फराज नून साहब का फैक्टर है वहाँ, फराज नून जो है वो बिलाशुबा, ठीक है ना, वो चूँकि एक वेव भी चल रही है और उस वेव के अंदर हमें फराज नून की तरफ लोगों का, ये पहला इलेक्शन है जिसमें ये पता नहीं लग रहा कि क्या वेव चल रही है। नहीं, वो वेव तो पता चल रही है और वो अच्छा, अगर इस पे हम मजीद आपसे बात करते हैं, हमने ना कोशिश की है कि वहाँ से भी कुछ लोगों को शामिल किया जाए, और सबसे पहले हमने ना हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वहाँ पर मुश्ताक भुट्टा लोधरा में, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ हाल की क्या सूरत हाल है। मुश्ताक भुट्टा साहब, आप मेरे साथ लाइन पर? अच्छा, लाइन ड्रॉप होगी, दोबारा करते हैं बात उनसे। तो आप जिक्र कर रहे थे कि आपके ख्याल में राना फराज नून भी वहाँ पर एक अच्छे मजबूत कैंडिडेट के तौर पर मौजूद है। वो वहाँ मजबूत कैंडिडेट हैं। फिर हमें इस हल्के में ये कांजू बरादरी के साथ साथ फराज नून का, और फिर हमें जहाँ अब वोटर्स का आप देखें कि वोटर्स वहाँ आप इसमें फिर एक और चीज़ भी काउंट होती है कि इसमें ख़वातीन की तादाद कितनी है, मर्दों की तादाद कितनी है, ख़वातीन पोलिंग स्टेशनों पर आएंगी या नहीं लाई जाएंगी। जो भी हम बात कर रहे थे कि वोटर को लाना, वोटर बाहर कैसे आता है, और देही इलाके में, ठीक है, हम खास तौर पर भुट्टा साहब लाइन पर उनसे पूछते हैं। भुट्टा साहब, आप लाइन पर हैं? मुश्ताक, अच्छा, ज़रा हमें एक तो अभी हमें इतला मिली कि आज ही इफ़त समरो साहिबा जो 155 से उम्मीदवार थी पीटीआई की, उन्होंने जहांगीर खान तरीन के हक़ में विदड्रॉ कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जी आप जहांगीर खान तरीन को सपोर्ट करें, मैंने तो सदीक खान बलोच के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम शुरू की थी और उनके जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ खड़ी थी और अब मैं विदड्रॉ कर रही हूँ, आप जहांगीर खान तरीन को सपोर्ट करें। ये खबर दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये कुछ दिन पहले की वीडियो भी वायरल हो चुकी है। जैसे आपने बताया कि वो सभी मुश्ताक भुट्टा साहब, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो वो हमारे नाज़रीन को समझ भी नहीं आ रही होगी, वो मैं कोशिश करता हूँ आपको दोबारा जो है वो लाइन पर लेते हैं। अच्छा, तो अब ये 155 की हम बात जो बात कर रहे हैं, अच्छा, एक चीज़ और भी बहुत अहमियत की हामिल है, जो हम अगर देखते हैं कि वहाँ जहांगीर खान तरीन अगर उस इलाके में इतने मजबूत होते जैसे अब बताया जा रहा है, या जैसे वो मैनेज हो रहा है इलेक्शन, इसे मैनेज करना ही कहते हैं ना, कि अगर लोग एक एक करके विड्रॉ हो रहे हैं और मुकाबला जो है उसके बाद उनका नून लीग के साथ उनका 1-to-1 मुकाबला आ जाता है, अगर वो इतने मजबूत होते वहाँ, तो फिर उनको मुल्तान से आकर इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत थी? उसका जवाब ना मैं वसीम से ले लेता हूँ कि जी वो एक तो ये है कि उनका ये आबाई इलाका है, इसका ताल्लुक यही से है। अच्छा, क्यों जी वसीम, वो मुल्तान से क्यों? 2011 में जहांगीर तरीन साहब ने लोधरा में पहला इलेक्शन जो है वो लड़ा, और 2015 में ज़िमनी की बात करें तो वहाँ से नाअहल भी करार पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को लड़वाया, वो भी फिर वहाँ से कामयाब नहीं हुए और अब वो खुद जो है वो सामने। ऐसी सूरत हाल में जब हम सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो NA 149 जो मुल्तान का हल्का है,
यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई और वो हल्का इनको दे दिया गया। साथ ही ये भी इसरार था कि एन ने जो इस वक्त 155 है लोधरा का, वहाँ से जहांगीर तरीन को जो है वो ना लड़वाया जाए। और ऐसी सूरत हाल में जो सिद्दीक ग्रुप है वो भी सामने जो है वो हमें नून लीग की तरफ से सामने दिखाई दिए। अब जहांगीर तरीन साहब उस हल्के को छोड़ना नहीं चाह रहे और मुल्तान में उनके पास एक इजाफी जिम्मेदारी आ गई। और मुल्तान में बहुत सारे लोगों का ये भी गिला है कि जहांगीर तरीन साहब को हमने मुल्तान में देखा नहीं, तो हम वोट किस बिहाफ पे दें। लोधरा में जो उनके प्रोजेक्ट्स की रेशियो है वो मुल्तान में किसी लेवल पर कम है, लेकिन आने के बाद वो बढ़ रही है। प्रोजेक्ट की रेशियो तो आने के तभी बाद होगी ना जो है जब वो यहाँ के काम करेंगे। मैं जरा यूसुफ आबिद साहब से भी इस पर राय ले लूँ। जहांगीर तरीन पॉपुलर लीडर हैं और वो सोशल सर्विसेज के हवाले से भी बड़ा मशहूर है, जहाँ भी लोधरा में उन्होंने बड़ा काम किया। और यही वो क्लेम कर रहे हैं कि अगर मुझे मुल्तान में मौका मिला तो मैं मुल्तान में लोधरा से ज़्यादा काम करूँगा। अब ये देखें कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो, मैं नहीं समझता कि उनका सियासत से कोई पुराना ताल्लुक़ था या उनका कोई बुनियादी ताल्लुक़ था। जहांगीर तरीन साहब ख़ुद भी पहले जब 2002 में 2008 में रहीम यार खान में अपने जो उनके बिरादर निस्बती थे मखदूम अहमद महमूद साहब, उनकी सीटों पर इलेक्शन लड़े, वहाँ से जीते। उनका अपना बिरादरी का ताल्लुक तो उनका मखदूम अहमद महमूद साहब की सारा बिरादरियों का ताल्लुक था। अच्छा, अब जहाँ ये सोच, अगर आप ये कहते हैं कि वो तरक्याती काम, तो क्या यूसुफ रज़ा गिलानी के मुल्तान में तरक्याती काम कम थे जो पिछली 2018 के इलेक्शन में आपने उनके बेटों का जो हशर देखा? उससे पहले आप देख लें कि सिकंदर बोसन ने जो है वो 2013 में 2008 में जो तरक्याती काम कराए और हज़ारों ख़ानदानों को 1122 में रेस्क्यू में और कहाँ उन्होंने मुलाज़मतें दी। साहब आपकी बातें अहम हैं, लेकिन ब्रेक उससे ज़्यादा अहम है, इसलिए उधर जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। खसूसी ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं N 154 और 155 लोधरा की, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोधरा से रोही के कॉरेस्पॉन्डेंट मुश्ताक भुट्टा। भुट्टा साहब, आप खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है इलेक्शन? सर इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन जा रहा है। जहांगीर तरीन साहब, बड़ी गहमा गहमी होगी तरीन साहब की वजह से वहाँ पर? बिल्कुल जी बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर जलसे, आज तो खैर आखिरी रोज है जलसों का। अच्छा, ये बताइएगा कि 154 से जो है अख्तर कांजू साहब किधर गए? अख्तर कांजू साहब की पोजीशन वैसे भी इतनी मुस्तकिल नहीं थी और उन्होंने अपने अब्दुर्रहमान कांजू जो उनके करीबी अजीज हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वहां से वो उम्मीदवार है, उनकी हमायत का उन्होंने ऐलान किया था आज से कुछ दिन पहले। ठीक है, तो अब वो उनकी कैंपेन कर रहे हैं? कोई बकायदा उनकी कैंपेन कर नजर नहीं आए, लेकिन जहांगीर सुल्तान भुट्टा जो वहां से PP 225 उम्मीदवार थे आजाद हैसियत से, हाँ वो भी बैठ गए, जहांगीर भुट्टा साहब भी बैठ गए। वो जहांगीर भुट्टा साहब किसकी हमायत का ऐलान कर गए? किसके हक में बैठे हुए वो? जहांगीर भुट्टा साहब असल में अब्दुर्रहमान काजू साहब के साथ जवार हुसैन वैद साहब थे जो मुस्लिम लीग नून ने ज्वाइन की थी पीपी को खैरबाद कह के। तो इस बार वैज को PP 225 का टिकट जारी हुआ तो जहांगीर सुल्तान भुट्टा ने पहले तो आजाद हैसियत से लड़ने का फैसला किया, लेकिन अब्दुर्रहमान काजू के कहने पर उन्होंने जवार हुसैन वैज के हक में बदलाव किया और बाकायदा तौर पर अब्दुर्रहमान काजू के साथ कैंपेन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका फायदा वाकई जवार हुसैन वड़ाइश को होगा या शाजिया साहिबा को होने जा रहा है? इतलात यही है कि इसका फायदा देखिए जी, जहांगीर सुल्तान भुट्टा का जो असर और सूख वाले इलाके हैं वहीं पर शाजिया हयात तरीन जिन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत हासिल है, वो आजाद हैसियत से वहां से लड़ रही हैं। उनकी यूनियन कौंसिल और जहांगीर सुल्तान भुट्टा की यूनियन कौंसिल एक हैं। वहां से शाजिया हयात तरीन का भी अच्छा खासा है, उनका सियासी पस मंजर देखा जाए तो उनके खानदान के लोग जो है जो है सियासत से वाबस्ता रहे हैं, अब तक भी हैं। तो वहां से ये होगा कि इलाके के कुछ वोट तो है ऐसे जो ठीक है। ये बताइएगा, राना फराज नूर ने नवाब अमानुल्लाह के साथ क्या एडजस्टमेंट किया? ठीक है, मुश्ताक भुट्टा ये बताइएगा कि राना फराज नूर ने नवाब अमानुल्लाह के साथ क्या एडजस्टमेंट की है? ऐसा की है कि 2 निचली सीटें उनके ग्रुप को दे दी है और ऊपर उन्होंने कहा कि जी मुझे लड़ाई? देखिए, राना फराज नून साहब की कैंपेन और
क्योंकि उन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत हासिल है, तो वहां पर इस बार अब्दुर्रहमान कांजू के लिए भी वहां पे टफ टाइम उन्होंने दिया। काबिल सख्त है, ठीक है। हमायत जो लोग कर रहे हैं वहां पे काफी गहमा गहमी देखी जा रही है इस बार। हालांकि अब्दुर्रहमान कांजू जो शहीद कांजू ग्रुप को लीड करते हैं लोधरा डिस्ट्रिक्ट से, कहा जाता था कि उनका कोई जोड़ ही नहीं है उस इलाके में। इससे पहले ठीक है, ये बताइएगा मुश्ताक भुट्टा साहब जरा, कांजू साहब उनके मुकाबले में आते थे, या फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी से अब्दुल्ला अब्बासी साहब उनके मुकाबले ठीक है। ये जरा 155 की बात करते हैं, वक्त कम है, 155 की बात करते हैं। उनका कुछ जोड़ नहीं है, लेकिन इस बार राना फराज नोन की जो कैंपेन है उसे देखकर, उनके साथ लोगों की जो रश है उसे देखकर लोग ये राय दी जा रही है कि इस बार अब्दुर्रहमान कांजू का ये बताइएगा राना फराज नोन साहब। मुश्ताक भुट्टा साहब, ये बताइएगा कि अब 155 में इफ़त सोमरो साहबा की तरफ से ये जो ऐलान और हिमायत जहांगीर तरीन साहब की आई है, तो इससे तो उस हल्के का सारा सियासी मंजरनामा ही बदल गया। अब मुकाबला तो ऐसे लगता है कि दो फ्री कैन में हो गया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप, किस नज़र से? और इफ़त सोमरो के हवाले से पहले जो अफवाहें थी अब वो वैसे भी ख़त्म हो गई होंगी क्योंकि उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया। जी बिल्कुल बुखारी साहब, इफ़त तहरा सोमरो से पहले इकबाल शाह साहब उम्मीदवार थे पाकिस्तान तरीके, वो भी विथड्रॉ कर गए, उनके साहबजादा भी लड़ रहे थे। इससे पहले उन्होंने विथड्रॉ किया और उसके बाद इफ़त तहरा सोमरो साहबा जो के जिनका अपना वोट बैंक बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मैच याफ्ता थी तो उनको यहाँ से ये देखा जा रहा था कि उनको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो खामोश वोटर हैं वो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे पहले सूरत हाल वाकई यही थी, कोई अपसेट भी यहाँ से हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि आज कुछ देर पहले ही इफ़त तहरा सोमरो साहबा का वीडियो बयान भी जारी हो चुका है और उनका जहांगीर तरीन साहब के साथ बाकायदा मुलाकात की वीडियो भी जो है वो जारी की जा चुकी है। उनकी जानिब से मौक़िफ़ आ चुका है कि वो अब वो उम्मीदवार नहीं रही और जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने सपोर्ट करने का ऐलान किया है, अपने वोटर से भी यही दरख्वास्त की है। अब तो सदीक खान साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यहाँ से मजबूत उम्मीदवार थे, उनका वो हल्का में बहुत ज्यादा वक्त देते हैं। जहांगीर तरीन साहब क्योंकि इस हल्का में पहले इतना वक्त नहीं दे सके, उनके समाजी काम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काफी काम है और अब तो वक्त दे रहे हैं, नहीं है यहाँ पे तालीम के हवाले से। ठीक है मुश्ताक भुट्टा साहब, आपका शुक्रिया। हमने ब्रेक पे जाना है, आपकी तरफ से एनालिसिस आ गया, साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की और आप मौजूद हैं इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन में। अभी हल्के से साबिक MPA वहाँ लोधरा के ताहिर हुसैन मलेज़ई हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। ताहिर साहब, आप मौजूद हैं मेरे साथ फ़ोन लाइन पर? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आज की ताज़ा डेवलपमेंट है, वहाँ पर 155 में इफ़त सोमरो साहिबा ने विथड्रॉ कर लिया है और उन्होंने कहा कि जी मैं सदीक बलोच के खिलाफ लड़ रही थी और मैं ये चाहती हूँ कि जी आप मुझे वोट देने की बजाय जहांगीर खान तरीन के हक में वोट डालें। ये तो पूरा मंजरनामा ही बदल गया वहाँ पर। बुखारी साहब ठीक फरमा रहे हैं, आज की लेटेस्ट यही रिपोर्ट है कि ताहिर सोमरो जो के तीसरी कैंडिडेट थी PTI की, उन्होंने भी विथड्रॉ कर लिया। इससे पहले मियां शफीक राही साहब जो सिटिंग 2018 के MNA थे, उन्होंने भी विथड्रॉ किया। उसके बाद फिर इकबाल शाह साहब को टिकट दिया गया, उन्होंने भी विथड्रॉ कर लिया। और अभी तीसरी कैंडिडेट है इफ़त तहरा सोमरो जो कि एक प्रैक्टिसिंग वकील भी हैं लोधरा में, उन्होंने भी आज बड़े ड्रामाई अंदाज में उन्होंने विथड्रॉ किया है। तकरीबन पिछले 2 दिनों से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि उन्हें या तो कुछ लोगों ने प्रेशराइज किया है या किसी तरीके से उन्हें जहांगीर तरीन साहब मनाने में कामयाब हो चुकी हैं कि वो उनके मुकाबले में इलेक्शन ना लड़े। उनकी ये बात कि वो हमेशा उन्होंने सदीक बलोच की मुखालफत के लिए सियासत की है, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद इतनी सदाकत नहीं है, क्योंकि हमेशा उन्होंने PTI के लिए सियासत की है इफ़त तहरा ने।
अभी ये उनकी मर्जी है कि वो पीछे ये बहाना बना के विड्रॉ कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि वो अब विड्रॉ कर चुकी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो उनका विड्रॉल है ये कहीं जो नीचे हल्के हैं 227 और 228 उस पर भी असर डालेगा या वहां पर सूरत हाल ठीक रहेगी? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि जो इस वक्त पीटीआई का वोट है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने ग्रुप को ना डिवाइड करें बड़े और छोटे वोट के लिए। मिसाल के तौर पे जो मियां शफीक रही का कैंप है या उनके जो ज्यादा गरीबी जो हल्का है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सदीक हम बलोच को नेशनल का वोट दें और नीचे हम पीटीआई अपनी पार्टी के साथ भी इंटैक्ट रहें। जबकि जो आमिर इकबाल शाह साहब और उनके वालिद साहब इकबाल शाह साहब का जो कैंप है वो ये चाह रहा है कि हम जहांगीर तरीन को नेशनल का वोट दें और नीचे हम कैप्टन इज्जत जावेद को पीटीआई की कैंडिडेट। ठीक है, ठीक है ताहिर साहब, आपका शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद है, आपसे मजीद बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो सूरत हाल है लोधरा में तो इतनी अथल पुथल हुई है कि अच्छा वैसे माजी में भी यही रही कि ये तरीन साहब हल्के में दो बाई इलेक्शन हो गए एक ही टेन्योर में ना, तो यहाँ सूरत हाल ऐसी रही। अब ये जो हम ऊपर डिस्कस इफ़त सोमरो साहबा के विड्रॉ करने से ला महला नीचे जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट होंगे दोनों हल्कों पे, सूबाई हल्कों पे, उस पर भी ज़ाहिर है इसका असरअंदाज होगा, बिल्कुल असरअंदाज होगा। वोटर बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि इस वक्त जो प्रिवेलिंग सिचुएशन चल रही है उसमें इन दस्तबरदारियों की जहांगीर तरीन साहब को तो यकीनन उसकी का फ़ायदा हो रहा है और इसको जहांगीर तरीन साहब के बारे में हम ये कहते हैं कि वो मैनेज करना जानते हैं चीज़ों को, वो इलेक्शन लड़ना भी जानते हैं और उनके तरक्याती काम भी जैसे आप डिस्कस कर रहे थे वो भी है। दूसरी बात ये कि वो आईपीपी की तरफ से आए हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से आए हैं। अब आईपीपी एक मेन फैक्टर है जिसने जिसको एक पीडीएम के अगर हम माजी को देखें और उसमें मौलाना फजलुर रहमान और ये सारे एक ही जगह थे और उसके बाद फिर उसमें से एक आईपी इनकी पार्टी आई। अब हमें इसको उस नुक्ता नज़र से भी देखना है क्योंकि इनकी सीट एडजस्टमेंट भी चल रही है। सो जहांगीर तरीन साहब सीट एडजस्टमेंट का मतलब तो ये है कि आइंदा का जो इक़्तिदार का सेटअप होगा उसका ये हिस्सा होंगे, और मैं तो इनको किसी छोटे ओहदे पर भी नहीं देख रहा। अच्छा, बड़े ओहदे पर आप देख मैं तो किसी छोटे ओहदे पर भी नहीं देख रहा कि वो अगर यहाँ से। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि वो जिस कैलिबर के लीडर हैं और जिस कैलिबर की उनकी पॉलिटिक्स है और जिन लोगों के वो नुमाइंदे हैं वो हारने के लिए तो नहीं किसी को उतारते। उनका अंदाज़ सियासत भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब लोगों से वो ये नहीं कि सिर्फ वोट मांगते हैं बल्कि लोगों को काम करते हैं। अभी वो हम्बलनेस भी है ना उसमें। मुल्तान में आए हैं तो उन्होंने मुल्तान में तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया है। बुनियादी तौर पे तो जी वो उस्ताद थे, उनके अपनी प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ बतौर लेक्चरर किया और उनका हमेशा से देखा गया कि वो जब नौजवानों से मुखातिब होते हैं तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं और नौजवानों से बड़े अच्छे अंदाज में और बड़ी तवील गुफ्तगू वो करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है लोधरा का जो हल्का है वो जो है वो बेशतर देही इलाके पर मुश्तमिल है और जो सदीक खान बलोच साहब हैं उनका बहुत असर रसूख है। लास्ट टाइम भी जो है वो उन्होंने ये और वो वहाँ उस हल्के से एमपीए बनते आ रहे हैं 88 से, फिर 2002 से वो। बस ये बताइएगा कि तरीन साहब आते हैं मुल्तान में तो आपकी मुलाकात अगर उनसे होती है तो उनका फोकस क्या नजर आता है? मुल्तान से ज़्यादा लोधरा है या लोधरा से मुल्तान है? लेकिन ये मैं जानूंगा आपके ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। इलेक्शन ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं NA 154 और 155 की, जहां से जहांगीर खान तरीन उम्मीदवार हैं और वो मुल्तान से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं वसीम साहब आपके पास सवाल छोड़ के गया था कि क्या जब वो यहाँ आते हैं आपसे मिलते हैं तो उनका फोकस ज़्यादा जो है वो कौन सा हल्का होता है या दोनों तरफ ही नजर? अच्छा देखिए, जो गुमान था चीज़ें उसके सब जो है वो मुख्तलिफ होती जा रही हैं क्योंकि नई जगह के ऊपर, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने यहाँ मुल्तान को थोड़ा कम टाइम दिया, लोधरा में उनका ज़्यादा नाम है।
तो गुमान ये हो रहा था शायद ये अपनी साख इस तरह से ना बना पाएँ, लेकिन वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि कामयाब हो गए। अभी भी हम उनकी स्पीचेस देखें तो उसके अंदर ये बात आया होती है कि वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि मैं मुल्तान को कभी नहीं छोड़ूंगा और मुल्तान में 100 नहीं 500 से काम का आगाज़ करूंगा। जो जो वक्त गुजर रहा है मुझे मुल्तान के लोगों से मोहब्बत हो रही है। रद्द-ए-अमल कैसा है मुल्तान के लोगों का? मुल्तान के लोग भी एक ख़ास तबकात की सियासत से उकता चुके थे। एक नई एंट्री जो है वो मुल्तान के लोगों को मिल गई है और वो भी बड़ा बेस्ट अपनी तरफ से दे रहे हैं। होप्स भी तो है ना इसमें कि भी तरीन साहब जैसा बंदा आ रहे हैं जिसने आगे। हाँ, मुल्तान में जो अब सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही है जहांगीर तरीन साहब की आमद के बाद, वो ये डिस्कस हो रही है कि इससे मुल्तान का चेहरा तब्दील होगा, मुल्तान में तरक्याती काम शुरू होंगे, मुल्तान में हमें जो सड़कों पर टूट फूट नज़र आ रही है, हमें जो सीवरेज के मिसाइल दिखाई दे रहे हैं, पीने के साफ़ पानी के, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि और ये एक चल रही है कि यार बाकी सबको तो हमने देखा हुआ है, हम तरीन साहब को इस दफ़ा मौका देते हैं और उनकी जानिब से भी ये कैंपेन है कि आप मुझे मौका दें, तो हम इनको मौका देते हैं ताकि ये मुल्तान का चेहरा तब्दील हो, यहाँ की सड़कें बेहतर हों, यहाँ के मामलात बेहतर हों, तरक्याती काम हों। वो कहते हैं जी मुल्तान पर पैसा लगेगा, मुल्तान पर काम होगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये तवक्कुआत पूरी होती हैं या नहीं, लेकिन ये तवक्कुआत तो हैं। ये वैसे सवाल तो कबल उस वक्त है, लेकिन है भी बड़ा अहम कि तरीन साहब अगर दोनों सीटें जीतते हैं तो आपके ख्याल में छोड़ेंगे कौन सी सीट? मेरे ख्याल में वो लोधरा वाली सीट छोड़ेंगे और वहाँ से अपने बेटे को जो है वो फिर इलेक्शन में कामयाब कराएंगे, क्योंकि मुल्तान की सीट उनके लिए मुश्किल है अहमद डोगर की वजह से। और उनको जो अब हम देख रहे हैं कि जो यहाँ कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ उन्हें ये वजाहत देनी पड़ रही है और हर जलसे में वो ये ज़रूर बताते हैं या उनके साथ के लोग बताते हैं कि ये जी मुल्तान की का ख़मीर हैं, मुल्तान के रहने वाले हैं और मुल्तान से ही हैं, ये आपके अपने हैं, इस बात की वजाहत उन्हें देनी पड़ रही है। और दूसरा ऐसे बहुत सारे हमने माजी में उम्मीदवार देख चुके हैं, जैसे राजनपुर में शहबाज शरीफ 2013 में लड़े तो उन्होंने कहा जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और उन्होंने वाकई उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तो इस तरह के और भी कई उम्मीदवार हैं जो नए हल्कों में आते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं, तरक्याती काम कराते हैं। अब भी उन्होंने एम्बुलेंसें और वो मुख्तलिफ जो है वो सर्विसेज फराहम करनी शुरू की हुई हैं हल्के में, लेकिन जो मुल्तान में उनका एक टफ मुकाबला है अहमद डोगर से कि वो यहाँ की मौरूसी सियासत और यहाँ की जो एक बुनियादी बल्दियाती सियासत है उसमें बड़ा असर और रसूख रखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल वसीम साहब आपकी भी यही राय होगी, है ना? बिल्कुल, ऐसे मैं यही क्योंकि ये एक मुश्किल फैसला होगा उनके लिए भी। लोधरा में उन्होंने बड़ा काम किया, उनका स्टेक्स है, लेकिन जाहिर है फैसला मुल्तान की सीट थोड़ा मुश्किल है। होप्स हो कि वो देखे आने वाला वक्त 8 फरवरी को क्या फैसला। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने बात की इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन पर और ये 2 हल्के हमने डिस्कस किए। एक वक्फे के बाद, एक घंटे के वक्फे के बाद दोबारा इस ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे और नए मेहमान होंगे, नए तजीह होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।